हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल के ऑनलाइन क्लास में। हम लोग वाटर पॉल्यूशन टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। मतलब केमिकल आधार पर हम बता सकते हैं कि वाटर मेरा यूज लायक है कि नहीं है, सेफ है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर पढ़ लिए थे कि किस तरह से आप फिजिकली बता सकते हैं कि वाटर मेरा सेफ है कि नहीं है, यूज करने लायक है कि नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि वाटर में बहुत सारा जो है केमिकल कंपाउंड मिनरल्स ये सब मौजूद है। क्या उसका जो लिमिट है वह सर्टेन लिमिट के अंदर है कि लिमिट से कहीं ज्यादा है? अगर लिमिट से कहीं ज्यादा होगा तो वो अनसेफ रहेगा यूज करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो क्या कह रहा है कि वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व मोर सब्सटेंसेस देन एनी अदर लिक्विड। कह रहा है कि आप कोई भी लिक्विड ले लीजिए और उसमें अगर सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस को मिला रहे हैं जो डिसॉल्व होता हो, तो आपको पता चलेगा कि वाटर में सबसे ज्यादा सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने का कैपेसिटी होता है। इसलिए हम लोग वाटर को जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? फिर कह रहा है कि टू एग्जामिन द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। अगर हमको वाटर का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पता करना है, केमिकल आधार पर उसका विशेषता पता करना है, तो केमिकल टेस्ट आर कैरिड आउट ऑन द वाटर। तो हमको उस वाटर में केमिकल टेस्ट करना होगा। केमिकल टेस्ट हमको यही पता चलेगा कि वो वाटर जो है उसमें कितना मिनरल्स है, कितना एलिमेंट प्रेजेंट है, कितना कंपाउंड प्रेजेंट है, क्या उसका लिमिट जो है परमिसेबल लिमिट के अंदर है या उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, द केमिकल टेस्ट इंडिकेट द अमाउंट और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर और द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट इन इट। कह रहा है कि केमिकल टेस्ट के आधार पर ही आप बता सकते हैं कि उसमें जो तत्व मौजूद है क्या वह परमिसेबल लिमिट के अंदर है, एक लिमिट के अंदर है कि उस लिमिट से कहीं ज्यादा है। अगर लिमिट से कहीं ज्यादा होगा और आप उस वाटर को कंज्यूम करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर एकदम है? तो कह रहा है कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर आर, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वाटर का, जिसमें पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू इंडिकेट करता है कि वाटर में जो है वो एसिडिक ज्यादा है कि बेसिक ज्यादा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ाई करेंगे। फिर हार्डनेस के बारे में बताता है कि वाटर कितना हार्ड है, मतलब उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम का कितना आयन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर वाटर आपका हार्ड रहेगा तो जो आप सोप यूज करेंगे, साबुन यूज करेंगे, डिटर्जेंट यूज करेंगे, उससे जो झाग बनता है वो, या उसको हिंदी में कहेंगे फेन जो बनता है, वो डेवलप नहीं हो सकता। हार्डनेस भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उससे फिर आपके हेल्थ पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड, मतलब उस वाटर में टीडीएस का मात्रा कितना है। बहुत ज्यादा टीडीएस होना भी अच्छा नहीं है। अगर 100 से कम टीडीएस है तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जब आप पूरा प्योर वाटर का बात करते हैं तो उसमें मिनरल्स नहीं रहता है, तो वहां टीडीएस का जो वैल्यूज होता है वो 100 से नीचे रहता है। तो याद रखना है वाटर में टीडीएस का जो मात्रा है वो 100 से ऊपर रहना चाहिए और लगभग 500 ppm तक ही रहना चाहिए जो परमिसेबल है। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अल्कलिनिटी क्या होता है इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर बहुत सारा और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड उसमें मिला हुआ रहता है, जैसे क्लोराइड कंटेंट रहता है तो उसका मात्रा 250 ppm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोराइड कंटेंट रहता है, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट वाटर आता है उसमें ये सारा तत्व मौजूद रहता है, तो फ्लोराइड कंटेंट है। अगर ज्यादा फ्लोराइड होगा तो जो कपड़ा है उसमें पीलापन आने लगेगा। इवन आप अगर उस पानी को ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपके दांत में भी पीलापन आने लगेगा, तो फ्लोराइड कंटेंट हो गया। फिर आयरन एंड मैग्नीशियम का भी मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बीओडी, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑलरेडी आप पढ़ लिए थे जब आपको वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट के बारे में पढ़ा रहे थे। फिर डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है ये भी ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसको बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, जिसमें पीएच, हार्डनेस, टीडीएस, अल्कलिनिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे और फिर बीओडी और डिसॉल्व ऑक्सीजन के बारे में भी आपको बता देंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऑलरेडी हम आपको करा दिए। ठीक है, इवन आप जब केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बाद पढ़ाई करेंगे तो उसमें सारा इसी चीज को फिर डिटेल में पढ़ना है, तो हम यहीं पर आपको क्या करेंगे, पूरे के पूरे डिटेल में पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कि पीएच क्या होता है।
ठीक है। तो याद रखना है कि पीएच इंडिकेट करता है या बताता है कि कोई जो सब्सटेंसेस है वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो अगर वाटर को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं और उसमें पीएच का वैल्यू हम लोग मेजर कर रहे हैं तो वो हमको बता रहा है कि वाटर एसिडिक है कि बेसिक है। अगर ज्यादा एसिडिक होगा तो वो वाटर मेरे लिए सेफ नहीं है, यूजफुल नहीं है। अगर ज्यादा बेस भी है या बेसिक है तो वो भी वाटर हम कंज्यूम नहीं कर सकते। तो एक्चुअली पीएच है क्या? तो पीएच क्या करता है, वो मेजर करता है कि वाटर के सैंपल में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है या हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कंसंट्रेशन कितना ज्यादा है। अगर हाइड्रोजन आयन का मात्रा परसेंटेज ज्यादा होगा तो वो एसिडिक को शो करेगा, और अगर हाइड्रो ऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो बेसिक को शो करेगा। तो क्या कह रहा है कि पीएच इज अ मेजर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है कि पीएच हमको क्या बताता है कि हाइड्रोजन का आयन का क्या कंसंट्रेशन है, कितना मात्रा है, या हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कितना मात्रा है। ठीक है। पीएच मेजर हाउ मच एसिडिक और बेसिक द वाटर, मतलब पीएच की मदद से हम बता सकते हैं कि वो जो वाटर है वो कितना ज्यादा एसिडिक है या बेसिक है। मान लीजिए आपके शहर से गंगा होते हुए गुजर रही है, तो आप क्या किए, वहां से वाटर का सैंपल लिए, तो आप टेस्ट करके बता सकते हो कि ये वाटर जो है कितना एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है। जैसे अभी गंगा में फिनॉल का मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इससे आप ये इंडिकेट कर सकते हैं कि वो काफी बेसिक हो गया या एसिडिक हो गया। अगर बहुत सारा इंडस्ट्रीज का जो वेस्टेज है, जो वेस्ट वाटर है या सीवेज सिस्टम से जो पानी जा रहा है वो डायरेक्ट आप गंगा में डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस वाटर की क्वालिटी को खराब कर रहा है, उसके पीएच को चेंज कर रहा है। ठीक है। जैसे नॉर्मल वाटर का जो पीएच का वैल्यू होना चाहिए वो 6.5 से लेके 8.5, एकदम रट जाइएगा। नॉर्मल वाटर जो हम कंज्यूम कर सकते हैं उसका पीएच का वैल्यू 6.5 से लेके 8.5 होगा। और जो प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर का मतलब है कि वाटर को जब हम बॉयल कर दे उससे सारा मिनरल्स हट जाए, तो वो जो वाटर है प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है 7। तो हम लोग 7 वाले को नहीं कंज्यूम करते, हम लोग वैसे वाटर को कंज्यूम करते हैं जिसमें कुछ मिनरल्स भी मिला हुआ रहता है। तो रेंज कितना रखना है, तो रेंज आपको याद रखना है 6.5 से लेके 8.5 तक। ठीक है। कह रहा आगे, इफ पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, अगर मान लीजिए किसी वाटर का पीएच का वैल्यू जो है 7 से कम होगा तो वो एसिडिक शो करेगा, और अगर 7 से ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, बेसिक को शो करेगा। ठीक है। तो यहां पर स्केल रेंज फ्रॉम 0 to 14 है, पीएच का जो वैल्यूज है वो 14 तक रहता है, 0 से लेके 14 तक के स्केल में बनाया जाता है। अगर मान लीजिए वाटर को या किसी भी सब्सटेंसेस को लिए हैं और 0 उसका पीएच का वैल्यू है, तो याद रखना है वो वेरी एसिडिक होगा। क्लियर है। अगर पीएच का वैल्यू 0 से 7 है तो एसिडिक को शो करा, अगर 14 होगा तो वेरी बेस होगा, बेसिक होगा। ठीक है। अगर पीएच का वैल्यू 7 से 14 के बीच में है तो वो बेसिक को शो करता है। और साथ प्योर वाटर, ठीक है, जिसका पीएच का वैल्यू क्या है 7 है। जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्योर वाटर का पीएच कितना होता है तभी आप 7 मारेंगे, या अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है तब यहां द रेंज ऑफ फ्रेश वाटर, जो हम लोग वाटर कंज्यूम करते हैं उसका पीएच का वैल्यू कितना है 6.5 से लेके 8.5। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाएंगे क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इसको डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है। उसी तरह इफ फ्री हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज मोर इट एक्सप्रेस एसिडिक, while more hydrogen ion hydroxyl ion is expressed as a alkaline या basic। ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं pH कंसंट्रेशन और p हाइड्रोक्साइल कंसंट्रेशन इक्वल टू 14। बात समझ में आ गया। यहां से आप pH समझ में आपको आ गया होगा। जैसे मान लीजिए आप नींबू ले लेते हैं, तो जो नींबू होता है उसका pH का वैल्यू क्या होता है, तो 2.4 के आसपास होता है। ठीक है। और अगर आप मान लीजिए दूध ले लेते हैं, मिल्क ले लेते हैं, तो उसका जो पीएच का वैल्यू होता है वो 6.4 के आसपास होता है। क्लियर एकदम हो रहा है। तो इसी तरह आपको मेन पॉइंट कुछ याद रखना है, जिसमें वाटर स्पेशली आपको याद रखना है कि कितना होता है। क्लियर एकदम हो चुका है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हार्डनेस के बारे में। ठीक है। तो कहता है कि हार्डनेस होता क्या है, तो कहता है कि अगर किसी वाटर में हार्डनेस होगा तो कैसे हमको पता चलेगा। तो मान लीजिए आप कोई साबुन का यूज कर रहे हैं, डिटर्जेंट का यूज कर रहे हैं, तो अगर उस पानी में साबुन का यूज करेंगे या डिटर्जेंट का यूज करेंगे तो उससे जो झाग बनता है, उससे जो फेन बनता है, ठीक है, वो फॉर्मेशन ना के बराबर होगा। तो समझ जाना है कि वाटर में हार्डनेस प्रेजेंट है। बात समझ में आ गया। मतलब मान लीजिए किसी तालाब में आप पानी का यूज कर रहे हैं नहाने वाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, और उसमें आप साबुन रगड़ते जा रहे हैं,
पर उससे कुछ फैन नहीं निकल रहा है, कुछ झाग नहीं निकल रहा है, समझ जाना कि वाटर में हार्डनेस मौजूद है। इवन आप समुद्र में चले गए और समुद्र में जाके अपना कपड़ा धोने लगे तो वहां आप नोटिस करेंगे कुछ पानी में आप कितना भी साबुन को या कपड़े पर लगाएंगे तो वहां से झाग नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब वो वाटर क्या आता है, हार्ड होता है। तो होता क्या है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स एंड सम क्वांटिटी ऑफ सल्फेट एंड नाइट्रेट इट मेक द हार्डनेस इन वाटर। ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्डनेस किसके लिए होता है, तो कैल्शियम के लिए, मैग्नीशियम के लिए। अगर कैल्शियम मैग्नीशियम का यूज हम लोग या कैल्शियम मैग्नीशियम का मात्रा ज्यादा है वाटर में तो वहां पर टेम्पोररी हार्डनेस का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ साथ सल्फेट नाइट्रेट भी मौजूद होता है तो वहां परमानेंट हार्डनेस का बात होता है। ठीक है, मेनली सल्फेट नाइट्रेट ही इंपॉर्टेंट है। तो रिपीट कर रहा हूं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स एंड सम क्वांटिटी ऑफ सल्फेट एंड नाइट्रेट इट मेक द हार्डनेस इन वाटर। कह रहा है ड्यू टू द हार्डनेस इट कंज्यूम सॉप मतलब साबुन विदाउट फॉर्मिंग फॉर्म। बिना, अगर वाटर में हार्डनेस होता है तो वो सॉप को बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा। आपको पता चलेगा, देखिए हम लोग क्या करते हैं, साबुन का यूज करते हैं, अगर उससे फैन निकलने लगता है, झाग निकलने लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। पर अगर आप हार्डनेस वाले वाटर में यूज करेंगे तो आप साबुन रगड़ते जाएंगे पर उससे फैन नहीं बनेगा, निकलेगा नहीं, तो हमको पता चल जाएगा कि वो क्या है, हार्ड वाटर है। फिर फॉर्मिंग ऑफ स्केलिंग इन बॉयलर, अगर मान लीजिए हम उस वाटर का यूज बॉयलर में करते हैं तो वहां पर क्या होता है, परत जमते जाता है, एक स्केल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो हार्ड वाटर होता है उसमें क्या करता है, वो अपना एक लेयर बना देता है। जैसे बॉयलर है, मान लीजिए ये पाइप है, तो अगर हार्ड वाटर इससे गुजर रहा है तो यहां पर क्या करेगा, एक अपना खुद का लेयर बना देगा। ये देखिए इस तरह से खुद का एक लेयर बना देगा, तो स्केल का फॉर्मेशन करता है। साथ ही साथ कोरोजन, उसमें क्या होता है, कोरोजन भी हो सकता है, मतलब वो दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट भी कर सकता है। और मेकिंग फूड टेस्टलेस, और अगर आप उस पानी का ज्यादा यूज करेंगे तो जो खाना बनाएंगे वो ज्यादा टेस्टफुल नहीं होगा। अब हार्डनेस भी दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पोररी हार्डनेस और दूसरा होता है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस का मतलब होता है कि अगर वाटर को सिंपली हम बॉयल करें और उससे वो हार्डनेस खत्म हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेम्पोररी हार्डनेस कहेंगे। तो क्या कर रहा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसके कारण, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाई कार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, याद रखना है कि टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण होता है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाई कार्बोनेट एंड कार्बोनेट ऑफ किसका, कैल्शियम का और मैग्नीशियम का। ठीक है, और इट कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, और बॉइलिंग करके हम इसको आसानी से हटा सकते हैं। क्लियर हो गया, तो याद रखना है टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण होता है, तो कैल्शियम या मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट अगर होगा तो उसके कारण हार्डनेस होता है, टेम्पोररी हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब मैग्नीशियम और कैल्शियम का जो है क्लोराइड होगा, सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा, तो उसके कारण क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस होगा। और दिस टाइप ऑफ हार्डनेस कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, और बॉइलिंग करके इसको हटा नहीं सकते, और इसको इट इज आल्सो नोन एज नन कार्बोनेट हार्डनेस, और इसको हम लोग नन कार्बोनेट हार्डनेस भी कहते हैं। तो आई होप आपको पीएच और हार्डनेस अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करेंगे और अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड, जिसको हम लोग टीडीएस कहते हैं। तो आप नोटिस किए होंगे कि आपके घर में अगर आरओ वाटर लगा हुआ रहता है और उसका कभी सर्विसिंग करने के लिए आता है तो सबसे पहला वो क्या करता है, आपके वाटर का सैंपल को लेता है, एक मीटर रहता है उसको टीडीएस मीटर कहते हैं, उसमें लेता है और वहां से पता कर लेता है कि वाटर में कितना डिसॉल्व सॉलिड प्रेजेंट है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल डिसॉल्व सॉलिड टीडीएस कहते हैं। होता क्या है, तो ये एक्चुअली बहुत सारे मिनरल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो वाटर में घुल जाता है। क्लियर है, तो हम लोग करेंगे इसके लिए क्या, तो एक कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर का सबसे पहला वेट कर लेंगे, डिजिटल जो मीटर आपके पास रहेगा मेजरमेंट के लिए वहां पर मेजर कर लीजिए। वहां से W1 आप मेजर कर लो, W1 मेजर कर लेंगे इस कंटेनर का। फिर आप उसमें क्या करेंगे, पानी डाल दीजिए, हो सकता है 50 ml डाल दें, 100 ml डाल दें, तो एक फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर उसमें डाल दीजिए, उसको कहेंगे VmL ऑफ वाटर सैंपल। क्लियर है, इसको मेजर नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि हम 100 ले रहे हैं कि 50 ml ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं वो आप नोटिस कर लेंगे। ठीक है,
अब आप इसको क्या करेंगे, 105 से लेके 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको हीट कीजिए लगभग 5 से 6 घंटा तक। ठीक है, वाटर सैंपल अगर आप कम लेंगे तो जल्दी से इवापोरेट हो जाएगा। तो जब आप उसको हीट करेंगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेट होने के बाद क्या होगा कि उसमें कुछ रेसिड्यू पार्टिकल्स उसके बॉटम सरफेस पर रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर उसी वेट मशीन से उसको मेजर कर लेंगे, उसको W2 कहेंगे। तो W2 को अगर हम लोग W1 से घटा देंगे तो हमको वहां पर पता चल जाएगा कि ये जो सॉलिड पार्टिकल है, ये जो डिसॉल्व सॉलिड पार्टिकल है, इसका कितना वेट है, कितना मास है, और वो मास जो होगा वो मिलीग्राम में होगा। तो टोटल डिसॉल्व हो गया W2 माइनस W1, और ये आपका जो है मिलीग्राम में हो जाएगा, और वॉल्यूम जो है वो लीटर में हो जाएगा। तो यहां से हम किसी भी वाटर का TDS पता कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो होता क्या है, द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म इन वाटर आर कॉल्ड टोटल डिसॉल्व सॉलिड। नाम से पता रहा है, डिसॉल्व है मतलब मिक्स हो गया है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए आप शुगर को लिए, चीनी को लिए हैं, और चीनी को पानी में घुला दिए हैं, तो वो क्या हो गया, उसमें डिसॉल्व हो गया। तो वो भी आपका कहीं ना कहीं अगर आप इवापोरेट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि फिर जो है सॉलिड पार्टिकल उसके बॉटम, कंटेनर के बॉटम पर रह जाएगा। अगर नमक को भी मिला देंगे वो भी घुल जा रहा है। तो उसी तरह बहुत सारा मिनरल्स वाटर में ऑलरेडी घुला हुआ रहता है। तो क्या कर रहा है, द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन सॉल्युबल फॉर्म इन वाटर आर कॉल्ड टोटल डिसॉल्व सॉलिड। क्लियर है? द मटेरियल रिमेनिंग इन वाटर आफ्टर फिल्ट्रेशन फॉर द सस्पेंडेड सॉलिड एनालिसिस इज कंसिडर्ड टू बी डिसॉल्व। मतलब अगर वाटर को हम अच्छे से फिल्टर कर दें तो जो भी सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है वो फिल्टर से हट जा रहा है, और कुछ ऐसा पार्टिकल है जो वाटर के साथ घुला हुआ है और फिल्टर से होते हुए भी चला जा रहा है, और उसी को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं टोटल डिसॉल्व सॉलिड के लिए। फिर कह रहा है आगे, ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन फॉर द सस्पेंडेड, आगे कह रहा है दिस मटेरियल इज लेफ्ट एज ए सॉलिड रेसिड्यू अपॉन इवापोरेशन ऑफ वाटर एंड कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ टोटल सॉलिड। और जब हम लोग उस वाटर को कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप वाटर लिए हैं और उस वाटर में किसी भी तरह का कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, और फिल्टर से वो पहले हट जा रहा है, तो कुछ ना कुछ उसमें मटेरियल जो है वो वाटर के साथ मिला हुआ है, डिसॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, उस वाटर को इवापोरेट कराएंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, और जब गर्म करेंगे तो वेपर बन के वो चला जाएगा, उड़ जाएगा, और उसके बॉटम सेक्शन पर जो है रेसिड्यू बच जाएगा। आप ये घर में भी कर सकते हैं। आप एक छोटे से कटोरी में पानी रख दीजिए और फिर आप उसको गर्म कीजिए, तब तक गर्म कीजिए जब तक वो इवापोरेट नहीं हो जाए। तो आप नोटिस करेंगे कि उस कंटेनर के बॉटम सरफेस पर कुछ पाउडर रूप में सॉलिड पार्टिकल जो है डिपॉजिट हो जाएगा। तो वही सॉलिड पार्टिकल यहां पर क्या हो जाता है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, इट इज मेजर इन मिलीग्राम पर लीटर विच इज इक्विवेलेंट टू 1 ppm। मतलब 1 mg पर लीटर जो है 1 ppm के बराबर होता है। इसका मतलब होता है 1 सॉलिड पार्टिकल्स इन 1 लाख पार्टिकल ऑफ वाटर। मतलब पार्ट पर मिलियन, मतलब एक पार्टिकल जो है वह 1 लाख पार्टिकल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब एक सॉलिड पार्टिकल है वो 1 लाख वाटर के पार्टिकल्स में प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग 1 ppm कह रहे हैं। क्लियर एकदम यहां पर है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अगर हम BSI की बात करें तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, तो हैज सेट द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ TDS इन ड्रिंकिंग वाटर एज 500 mg पर लीटर। अगर हम लोग का जो वाटर का क्वालिटीज है वो अलग अलग संस्था के द्वारा जो है सर्टिफाइड किया जाता है, तो उसी तरह ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड है वो बोला कि अगर पानी में 500 mg पर लीटर जो है TDS रहेगा वहां तक, तो आप उस पानी को आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। मतलब एक्सेप्टेबल लिमिट है, किसके अनुसार, BSI। तो ये याद रखेंगे, ये सब ऑब्जेक्टिव का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है कि अगर किसी वाटर में TDS का जो वैल्यूज है 300 mg पर लीटर से कम है तो वो वाटर सेफ है, अच्छा है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, और ये भी याद रखना, इट शुड नॉट बी लेस देन 100 mg पर लीटर। मतलब अगर वाटर में TDS का जो वैल्यू है वो 100 mg से कम होगा, 100 mg पर लीटर से कम होगा, तो वो वाटर फिर आपके हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा नहीं है।
मतलब वाटर में ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिनरल्स होना चाहिए और वही मिनरल्स हमको वाटर के साथ जो है ताकत भी देता है। तो जानबूझ के वाटर में इतना टीडीएस छोड़ा जाता है जिससे कि वहां से अगर आपके बॉडी कुछ मिनरल्स नहीं ले पाते हैं तो वाटर से वो अपना फुलफिल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज बोला चाह रहा है, इट शुड नॉट बी लेस देन 100 mg पर लीटर। इसलिए आप देखते होंगे कि जो बॉटल आप यूज करते हैं पानी के लिए, है ना, कहीं ट्रैवलिंग करते हैं तो आप बोतल खरीद लेते हैं बिस्लरी वाटर में, तो उसके रैपर में आप देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी लिखा रहता है एडेड मिनरल्स, मतलब उसको प्यूरिफिकेशन करने के बाद, उसका हर ट्रीटमेंट करने के बाद उसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स मिलाया जाता है। आगे कर रहा है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड परमिसेबल लिमिट ऑफ टोटल डिसॉल्व सॉलिड, मतलब आप क्या पानी का यूज कर रहे हैं, तो ड्रिंकिंग पर्पस पर यूज कर रहे हैं, आप बाथिंग पर्पस पर यूज कर रहे हैं, स्विमिंग पर्पस पर यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ आप जो है इंडस्ट्रियल के लिए भी यूज कर रहे हैं। तो कहता है कि अगर हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड का बात करें तो जो परमिसेबल लिमिट है, मतलब हम यहां तक ले सकते हैं, मतलब 500 ppm तक भी ले सकते हैं, नहीं तो आप लगभग 1000 ppm तक यूज कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर का जो पीपीएम का जो वैल्यूज रहेगा वो 500 के अंदर ही रखते हैं, पर अगर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन करना चाहते हैं या बाथिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, स्विमिंग के लिए यूज करना चाहते हैं, तो वहां तक लिमिट बताया कि 1000 ppm तक भी परमिट किया जा सकता है। ओके, मेजर सोर्सेस ऑफ टीडीएस, जो टीडीएस में पाया जाता है, जो डिसॉल्व सॉलिड रहता है वो क्या रहता है, सोडियम रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम आयन रहता है, बाइकार्बोनेट रहता है, सल्फेट रहता है, क्लोरीन रहता है, पोटासियम रहता है, कार्बोनेट रहता है, आयरन रहता है, ये सब मेजर सोर्सेस प्रेजेंट रहता है। तो बहुत सारा आदमी क्या करता है, अपना जो मिनरल्स का कमी होता है, जो एलिमेंट का कमी होता है, वो वाटर से फुलफिल्ड कर लेता है। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। क्लियर है? तो आई थिंक आपको टोटल डिसॉल्व सॉलिड अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फटाफट इसको नोट करिए और अब हम लोग चलते हैं अल्कलिनिटी के बारे में पढ़ने। ठीक है, चलिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं अल्कलिनिटी के बारे में। तो क्या कर रहा है, अल्कलिनिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ आयन इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन। मतलब वाटर में अगर अल्कलिनिटी ज्यादा है तो वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन के साथ मिल के वाटर को न्यूट्रलाइज्ड कर दे रहा है। ठीक है, अल्कलिनिटी इज दस ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड। मतलब अल्कलिनिटी अगर ज्यादा है वाटर में तो वो क्या कर रहा है, जो एसिडिक मात्रा है ज्यादा वाटर के अंदर उसको रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज्ड बना दे रहा है। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट ऑफ अल्कलिनिटी इन नेचुरल वाटर सिस्टम इंक्लूड कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। क्या कह रहा है कि जो मेन कंस्टिट्यूएंट है अल्कलिनिटी का वो आपका कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है और हाइड्रोजन ऑक्साइड भी है। ठीक है, जनरली ये क्या होता है, बेसिक कैरेक्टर को दिखाता है। मतलब वाटर में अगर अल्कलिनिटी का मात्रा ज्यादा है तो ये क्या कर रहा है, वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन आयन है उसके साथ रिएक्ट करके वाटर को न्यूट्रलाइज्ड कर दे रहा है। क्लियर है? कह रहा है कि ड्यू टू द अल्कलिनिटी व्हाइट डिपॉजिट इज फॉर्म इन द पाइपलाइन। अगर मान लीजिए वाटर में अल्कलिनिटी का मात्रा ज्यादा है, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे जगह जो है पाइपलाइन के थ्रू वाटर का सप्लाई किया जाता है, चाहे हो सकता है इंडस्ट्रियल पर्पस पर किया जा रहा हो या रेसिडेंशियल जो है वो आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया जा रहा हो, तो अगर अल्कलिनिटी का मात्रा ज्यादा होता है तो वो जो पाइप होता है, मेटल का, आयरन का जो पाइप होता है उसमें स्केल का फॉर्मेशन कर देता है, उसमें वाइट डिपॉजिट कर देता है, जिससे उसका जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाता है। साथ ही साथ बिटर टेस्ट, और अगर उस वाटर को आप कंज्यूम करेंगे तो आपको कड़वा महसूस होगा। कह रहा है अल्कलिनिटी काउज्ड बाय द कार्बोनेट इज कॉल्ड कार्बोनेट अल्कलिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि अगर मान लीजिए कार्बोनेट के कारण अल्कलिनिटी होता है तो उसको कार्बोनेट अल्कलिनिटी कहेंगे। अगर अल्कलिनिटी काउज्ड बाय द हाइड्रोकार्बन देन इट इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, और अगर अल्कलिनिटी काउज्ड बाय हाइड्रोक्साइड तो उसको कास्टिक अल्कलिनिटी कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे इफेक्ट में। डिसॉल्व ऑक्सीजन का मतलब होता है कि वाटर में कुछ मात्रा जो है ऑक्सीजन गैसियस हमेशा डिसॉल्व के रूप में रहता है। वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला हुआ है। आपको पहले भी बताया कि वहां जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है उसका यूज एक्वेटिक एनिमल नहीं करता है,
वाटर के अंदर कुछ डिसॉल्व ऑक्सीजन हमेशा प्रेजेंट रहता है, और जो एक्वेटिक एनिमल है उसी डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करके अपना जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करवाता है। तो कहता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिसॉल्व ऑक्सीजन। मतलब किसी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर वाटर में जो ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व है उसी को हम लोग डिसॉल्व ऑक्सीजन कहते हैं। कहता है DO लेवल इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9 ppm, और डिसॉल्व ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो 9 ppm से हमेशा ज्यादा रहना चाहिए। और थर्मल पॉल्यूशन के कारण, मतलब बहुत सारे इंडस्ट्रीज के साथ जो है वाटर सीवरेज सिस्टम के साथ, या मान लेते हैं कि इंडस्ट्रीज जो है काफी मात्रा में थर्मल वाटर जो है रिलीज करता है वाटर बॉडीज में, तो उससे क्या होता है कि वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि डिसॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा कम हो जाता है। तो केमिकल टेस्ट से भी हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना इसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन है। फिर नेक्स्ट है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब कह रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट, चाहे ऑर्गेनिक हो या वेस्ट प्रोडक्ट हो, उसको अगर हम वाटर बॉडीज में मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। जितना भी ऑर्गेनिक मैटर आप वाटर बॉडीज में मिला रहे हैं उसका बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो बैक्टीरिया वहां काफी मात्रा में पनप रहा है, और वो बैक्टीरिया अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को और ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो वहां जो एक्वेटिक एनिमल है उसका भी ऑक्सीजन वही कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब है कि जो बायोकेमिकल है ऑक्सीजन डिमांड वहां पर बढ़ जाता है। तो बहुत ज्यादा जो है वेस्टेज अगर वाटर में आप मिलाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर आप मिलाएंगे, तो वहां ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, जिससे कि डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा। तो कह रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ वाटर। ठीक है, विथ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर बैक्टीरिया मल्टीप्लाई रैपिडली एंड बैक्टीरिया राइजेस अप द अवेलेबल ऑक्सीजन। क्या कह रहा है कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर बॉडीज में मिलाएंगे, सीवरेज सिस्टम से मिलाएंगे, या घर से या एनिमल का जो वेस्ट मटेरियल है वो डायरेक्ट वाटर बॉडीज में जा रहा है, तो वहां काफी मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपता है, और वो क्या करता है, जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसको भी कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो आई थिंक आज आपको पूरा का पूरा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, और अगर शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको जो पहला पॉइंट सारा लिखा है कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लिख देंगे, और कौन कौन सा पैरामीटर है उसको लिख देंगे, जिसमें पीएच होगा, हार्डनेस होगा, डिसॉल्व ऑक्सीजन होगा, ठीक है, टीडीएस होगा, अल्कलिनिटी होगा। इसके बारे में आप सिर्फ पॉइंट लिख देंगे और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देंगे। पर अगर लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको पूरे के पूरे डिस्क्राइब करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतने रहने देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। और आपको एक चीज बता देता हूं कि आप सारा चीज पढ़ें, बस आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी एग्जाम में आएगा उसको अच्छे से लिख देंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट बहुत टफ नहीं है, आप अपने से भी बना बना के बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, क्योंकि ये जनरल आपके आसपास वो सारा चीज दिखता है। ओके, चलिए, थैंक यू।